जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारा 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था सिक्योरिटी के बारे में, बताया था इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और साथ साथ में टच किया था मैंने थोड़ा सा इसके टाइप्स टच किए थे, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ सिक्योरिटी। तो आज जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स, what are the main components of traditional notion of security from external threats। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी है उसमें वो दे laid much emphasis on external security। जैसा कल ही मैंने आपको बताया है कि उन्होंने ज्यादा ध्यान किस पे दिया है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे, और वो चाहते थे कि एक्सटर्नल थ्रेट से लोगों को बचाया जाए। तो वही टॉपिक है हमारा आज का कि किस तरह से एक स्टेट अपने आप को एक्सटर्नल थ्रेट से बचा सकती है। तो यहाँ पे कुछ खास कंपोनेंट्स दिए गए हैं कि एक स्टेट जो है, जबकि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी, उसके सिटीजन्स की सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी खासकर किससे दिलानी है उसको, एक्सटर्नल थ्रेट से। और अब एक्सटर्नल थ्रेट से किस तरह से एक स्टेट जो है अपने लोगों को बचा सकती है। एक्सटर्नल थ्रेट में वॉर आता है, एक्सटर्नल थ्रेट में एग्रेशन आता है। तो किस तरह से एक स्टेट जो है अपने इंडिविजुअल्स को बचाएगी और अपने कोर वैल्यूज को बचाएगी एक्सटर्नल थ्रेट से, वही आज का टॉपिक है। What are the main components of the traditional notion of security from external threats? Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि जंग जो है उससे तबाही ही होती है, बर्बादी ही होती है। और हम ये भी जानते हैं कि जंग में खाली फौजी लोग ही मारे नहीं जाते हैं दोनों साइड से, बल्कि सॉफ्ट टारगेट होता है सिविलियंस, सॉफ्ट टारगेट होता है बच्चे, औरतें, बूढ़े, ये सारे जो लोग हैं ये इसकी जद में आ जाते हैं। जब अल्लाह बचाए जंग छिड़ जाती है वहां पे हर कोई उसका शिकार हो जाता है, चाहे वो सिविलियंस हो या चाहे वो डिफेंस सर्विस के लोग हो। कहते हैं कि अब अगर एक कंट्री ने, चूंकि एक्सटर्नल थ्रेट जो है वो है कि खौफ ये है कि कोई जंग ना कर ले, कोई हम पे हमला आवर ना हो। अब अगर आप पर कोई हमला आवर आया है, किसी ने आप पे हमला किया है और जंग छिड़ गई है, तो एक कंट्री अपने आप को कैसे बचा सकती है, कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स है कि वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड करें और एक्सटर्नल थ्रेट से लोगों को बचाएं। मैं आपको बता दूं कि अगर जंग हो गई या आप पर हमला हो गया तो रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए स्टेट का। स्टेट के पास यहाँ 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ज्यादा ही, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिकल है। if a country is invaded by her neighboring country or some other country, what will be the response of that very particular state or that very particular country in response to a threat of war? Government has 3 basic options or choices। सरकार के पास 3 choices हैं। अगर एक्सटर्नल थ्रेट से बचना है, अगर किसी ने आप पर हमला किया है, जंग हो गई है, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले 3 ऑप्शंस में ये है कि टू सरेंडर। अब अगर जंग हो गई है, सबसे पहले तो ये है कि सरेंडर कर लो यार। अगर लग रहा है आपको मेरा दुश्मन मुझसे ज्यादा मजबूत है, मुझसे ज्यादा ताकतवर है, हमला आवर जो है मुझसे ज्यादा पावरफुल है, उस वक्त अगर आप अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, उस वक्त अगर आप एक्सटर्नल थ्रेट से, हथियारों से या कि बारूद से या कि जंग की तबाही से लोगों को बचाना चाहते हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए आपको सरेंडर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लग रहा है कि आपका अपोनेंट जो है, एग्रेसर जो है, he or she is much powerful than you, then it's best for you to surrender। Surrender इसलिए to protect your individuals, to protect your territorial integrity, to protect your sovereignty and for the protection of your independence, you should surrender। उसके बाद अगर आप सरेंडर नहीं करना चाहते हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मैं हमला इसके साथ कर सकता हूं और मैं लड़ सकता हूं, तो दूसरी चीज आपको क्या करनी है, याद रखिएगा, अटैक बाय रेजिंग वॉर कॉस्ट। अगर आपको जीतना ही है और उसको शिकस्त देनी ही है,
और आप सरेंडर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो दुश्मन है वो उतना मजबूत भी नहीं है, आप उस पर हावी हो सकते हैं। उसको कमजोर करने के लिए आपको वॉर कॉस्ट जो है वो रेज करना होगा, वो बढ़ाना होगा। आपको वॉर कॉस्ट क्या करना होगा, रेज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, दुश्मन आप पे हमला करने के लिए आया है, मिलिट्री की 10-12 गाड़ियां लेके आया है, या कि कुछ हथियार लेके आया है, और आपको लग रहा है कि नहीं, सरेंडर नहीं करना है मुझे, मैं इनसे निपट सकता हूँ। तब आपके पास इतना असला होना चाहिए, आपके पास इतने हथियार होने चाहिए, और आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फौज होनी चाहिए कि आप उनको डिफीट दे सके। और उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव, अगर वो वहां से फॉर एग्जाम्पल LMG यूज कर रहे हैं, आपको ग्रेनेड गन यूज करना है, आपको लॉन्चर्स यूज करने हैं, तो वॉर कास्ट उसको यह है कि उससे नुकसान उसका होगा, और उसको लगेगा कि नहीं। आप देख रहे हैं, तालिबान की बात हम कर रहे हैं, पहले रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया ड्यू टू तालिबानीज, किस तरह से 10-12 साल वो वहां पे रहा, और रशिया लास्ट पे डिसइंटीग्रेट हो गया, क्योंकि जंग की तबाही से उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी, और लास्ट पे वहां जो स्टेट्स उसके साथ थी, वो जो 15 स्टेट्स थी, उन्होंने धीरे धीरे आजादी मांगी, कहा कि नहीं, हम अब बर्बाद हो गए हैं। रिसेंटली हमारे बाद मिसाल है, उसी के बाद ही डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बाद वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की फौज चली गई, और वो भी 90s से लेके परसों तक वहां पे रही, और फाइनली वो भी तंग आ गए, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें कोई अग्रीमेंट आपके साथ करना है। क्यों? क्योंकि उनका वार कास्ट जो था वो बहुत रेजर था, इन्होंने भी फील किया कि कल को कहीं हमें सोवियत यूनियन की तरह परेशानी ना हो जाए, कल को हमें भी इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो जाए, क्योंकि हमारा सारा जो पैसा है सारा कुछ डिफेंस पे चला जाता है, और वो भी उनके साथ लड़ने के लिए। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, एक्सटर्नल थ्रेट से निजात दिलानी है, और हमला किया है किसी ने आप पे, सबसे पहले आप सरेंडर कर लो। अगर आपका दुश्मन आपसे ताकतवर है तो अपने लोगों को बचा लो, अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद आप जो वॉर कॉस्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा रेज करो, दुश्मन खुद खौफ होकर भाग जाए, नहीं भैया अब मुझे नहीं रहना आपके साथ। जैसे रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स की मिसाल हमारे पास है। थर्ड वन इज टू डिफेंड इटसेल्फ व्हेन वॉर एक्चुअली स्टार्ट्स। हाँ, अपने आप को ये जहन में रखे कि जब जंग शुरू होगी तो मुझे अपने आप को बचाना ही बचाना है। और किस तरह से आपको बचाना है? आपके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल होनी चाहिए, आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, आपके पास टेक्नोलॉजी हो, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हो, आपके पास लड़ने वाले लोग हो, तब जाके जो है आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। ये चॉइसेस आपके पास है। उसके अलावा सेकंड वन इज एक्सटर्नल थ्रेट से बचने के लिए डिफेंस या डिटरेंस की मैं बात करूंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि डिटरेंस सिक्योरिटी पॉलिसीज हेंस कंसर्न विद प्रिवेंटिंग वॉर नोन एज डिटरेंस। हर एक मुल्क की तो यही पॉलिसी होती है सबसे पहले कि मुझे तो देश को बचाना है, प्रिवेंशन ऑफ वॉर से, जंग से बचाना है, मुझे इसमें पढ़ना नहीं है। आई शुड प्रिवेंट वॉर, आई शुड प्रोटेक्ट माई इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ थ्रेट्स, स्पेशली फ्रॉम वॉर। दैट इज नोन एज डिटरेंस। ये एक सिक्योरिटी पॉलिसी हर मुल्क की होनी चाहिए कि मुझे जो है अपने मुल्क को बचाना है जंगों से। भैया लड़ाइयाँ कहाँ नहीं है, झगड़े कहाँ नहीं है, इश्यूज कहाँ नहीं है। लेट अस सॉल्व देम peacefully, let us solve them through negotiation, let us solve them through mediation। उसमें जंग की जरूरत नहीं है। स्टेट को चाहिए वो अपने आप को प्रिवेंट कर ले वॉर से, एंड लिमिटिंग और एंडिंग वॉर डिफेंस। और अगर लग रहा है कि नहीं अब हमला हो गया है, आप समझ रहे हैं, तब आपके पास इतना डिफेंस होना चाहिए कि आप अपनी कंट्री को बचा सके। डिफेंस इज वेरी एसेंशियल। उसके बाद एक और कंपोनेंट है आपके पास, बैलेंस ऑफ पावर। मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर। अगर आप दुनिया में बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यू शुड मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर। हिंदुस्तान की नेबरिंग कंट्रीज है, वो आगा है इससे कि हिंदुस्तान कितना पावरफुल है मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से। पाकिस्तान को भी समझना है, और पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है। एक न्यूक्लियर पावर बन गया 98 में इंडिया, उसके साथ ही पाकिस्तान जो नेबरिंग कंट्री है वो भी न्यूक्लियर पावर बन गई। ये दिस इज बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि हर एक कंट्री जो है उसको पता है ये मेरा दोस्त तो है, लेकिन कभी कभार इंटरेस्ट की वजह से, इश्यूज की वजह से हम एक दूसरे पे हमला भी कर सकते हैं, वॉर भी हो सकता है। और उस वक्त जब वॉर होगी तो मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ हो कि मैं उसको बैलेंस कर लूं। दैट इज बैलेंस ऑफ पावर। उसके बाद एक और कंपोनेंट है अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग, आप अपने आप को एक्सटर्नल थ्रेट से बचा सकते हैं इन सब चीजों की वजह से। डिटरेंस, डिफेंस, सरेंडर, ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई, या अगर आप मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर कर रहे हैं उससे भी आप बचा सकते हैं एक्सटर्नल थ्रेट से अपने सिटीजन्स को। उसके बाद अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग का मतलब होता है कि कुछ कंट्रीज जो है कोएलिशन से एक अलायंस बनाती है, जैसे नाटो मिलिट्री अलायंस।
जब बाइपोलैरिटी की हम बात करेंगे, यूएसए यूएसएसआर के बीच में जो था, जो हमने सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया है, उस वक्त नाटो बनाया गया 1949 में। नाटो इसलिए बनाया अमेरिका ने कि टू डिफेंड हरसेल्फ फ्रॉम द अटैक्स ऑफ सोवियत यूनियन। और बाद में सोवियत यूनियन जो है, दे आल्सो एस्टैब्लिश, दे आल्सो फॉर्मड वार्सा पैक्ट, वार्सा अलायंस, to protect herself and to protect her allies from the invasion of USA or from the invasion of NATO alliance। जब आप एक मिलिट्री अलायंस बनाते हैं तो आपका दुश्मन खौफ खाता है नहीं, ये तो नाटो का मेंबर है, मुझे इससे लड़ना नहीं है, अगर मैं इससे लड़ूंगा तो नाटो की सारी कंट्रीज मुझ पे हमलावर हो जाएंगी। तो इस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं आप, जब आप एक अलायंस बिल्डिंग के मेंबर होंगे। तो ये सारी चीजें जो है, ये है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी कि एक कंट्री जो है वो अपने आप को किस तरह से एक्सटर्नल थ्रेट से बचा सकती है। ये मेन कंपोनेंट्स है, इनकी वजह से एक कंट्री जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन। अल्लाह हाफिज।